Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to start part 2 of the ongoing lecture series on chapter 3, which is current electricity. So let's get started. So see, the concept is about effect of temperature on resistance. Okay, रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का किस टाइप का इफेक्ट होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी इलेक्ट्रिक करंट को ऑपोजिशन करता है, उसको रोकता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस? इसका इफेक्ट कैसे रहेगा? टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे रहेगा रेजिस्टेंस के ऊपर? देखो, सो अगर हम बात करेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ फॉर मेटल्स के लिए क्या हो जाएगा? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ मेटल। इसको याद रखना। फॉर मेटल, मेटल के लिए क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ मेटल्स के केस में। लेकिन इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। इसके जस्ट ऑपोजिट केस आपका आ जाएगा इंसुलेटर्स में, और यू कैन से सेमीकंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर्स में। तो क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ऐसे क्यों होता है? देखो, मेटल्स के केस में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर ऑफन विथ एटम्स एट हायर टेम्परेचर्स विच मेक्स इट हार्डर फॉर करंट टू फ्लो। सो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में क्या होगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर गिव्स मोर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, मेकिंग इट इजियर फॉर करंट टू फ्लो। सो रेजिस्टेंस उस केस में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका इफेक्ट कैसे रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर एट टेम्परेचर हमने मान लिया T°C में। Okay, so given as R of t equals to R naught 1 plus alpha t plus beta t square। यहाँ पे आप लोग देखो, R naught क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0°C, एंड आर टी आपका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T°C। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अल्फा बीटा, दीज आर द टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन पार्ट नहीं है। अगर आपको टेम्परेचर टी टेम्परेचर में अगर रेजिस्टेंस पता होगा, 0 डिग्री में अगर रेजिस्टेंस पता होगा, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, देन यू कैन इजीली यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, सो आर ऑफ टी इक्वल्स टू आर नॉट, इन द ब्रैकेट आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखो, इफ द टेम्परेचर T°C इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज विच इज सो इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस, देन इस वाले इक्वेशन को हम लोग रीराइट करके लिख सकते हैं क्या? R of t equals to R naught 1 plus alpha t, यानी कि this part will be 0 now। किसके लिए? When the temperature T°C is not sufficiently large। अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो उसी वक्त आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हो? ये वाला आप लोग आ जाएगा किसके लिए? When the temperature is small। ओके, स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए दिस इज द एक्सप्रेशन R of t इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, राइट। सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं किसका वैल्यू? अल्फा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखो, आर टी इक्वल्स टू ये आ जाएगा R नॉट प्लस R नॉट अल्फा टी। तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी करोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है।
तो इसको हम बोल सकते हैं कि आर टी माइनस आर नट, इसका मतलब क्या है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस कितना था, माइनस रेजिस्टेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में। सो ये वाला ऊपर वाला आपका आ गया क्या, चेंज इन टेम्परे रेजिस्टेंस, एंड नीचे वाला आपका है ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज ऑफ टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर में राइज हुआ है इनटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, राइट। सो यहाँ पे अल्फा हमें क्या बताता है कि अल्फा टेल्स अस हाउ मच रेजिस्टेंस चेंजेस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज हुआ है पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। सो वी कैन से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अल्फा। यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा एंड बीटा है। सो temperature coefficient of resistance is defined as the increase in resistance per unit original resistance per degree Celsius or Kelvin rise of temperature. ओके, सो फॉर मेटल्स के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर के वजह से। ओके, मेटल्स के लिए अल्फा आ जाएगा आपका पॉजिटिव, दिस टोटल वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ मेटल। सो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, मेटल के केस में इंक्रीज करेगा। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव आ जाएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इनके केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। सो नेक्स्ट देखो एलॉयज, एलॉयज आपका क्या होते हैं, दैट इज द मिक्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स और मेटल्स नॉन मेटल्स बोल सकते हो। एलॉयज के केस में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, राइट। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट वैल्यू रहेगा अल्फा का, यानी कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। So temperature coefficient of resistance averaged over the temperature range T1 डिग्री सेल्सियस टू T2 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय, अगर हम टेम्परेचर जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था उसको लेट सपोज हमने मान लिया कि T1 डिग्री सेल्सियस, राइट, और जो फाइनल टेम्परेचर था T डिग्री सेल्सियस, लेट सपोज उसको मान लेते हैं T2 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसके वजह से जो फॉर्मूला भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग T1 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज R1, एंड T2 डिग्री के लिए जो रेजिस्टेंस होगा R2। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। सो बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह रहता है कि मेटल्स के लिए वो अलग वैल्यू आता है, यानी कि वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस मेटल के केस में, लेकिन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के केस में कुछ अलग ही आता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल देखो, अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2.1 ओम at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius, यानी कि आपको यहाँ पे R1, T1, R2, T2 का वैल्यू गिवन है। हमें क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। टेम्परेचर कोफिशिएंट का नोटेशन क्या है, अल्फा। तो यहाँ पे गिवन वाले पार्ट्स लिखेंगे। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अभी हमने देखा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1, T2 माइनस T1, सारे के सारे वैल्यूज पुट करेंगे, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा किसमें, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। ओके, सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा क्या, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव
end of the conductor under the influence of an electric field applied across the conductor. ओके, सो इसका जो नोटेशन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें पता है वेलोसिटी v से डिनोट होता है, ड्रिफ्ट के लिए यहाँ पे d आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ कंडक्टर, जैसे कि आपका हो गया कॉपर वायर, तो ये एक कंडक्टर है। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, जो भी इनसाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, स्टार्ट मूविंग स्लोली। कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे हैव नेगेटिव चार्ज, तो वो अट्रैक्ट किस साइड पे होंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो पॉजिटिव एंड को मूव करेंगे। ओके, लेकिन इस यहाँ पे आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मूव रैंडमली ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा होगा, रैंडमली मोशन हो रहा होगा। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे ड्रिफ्ट स्लोली, वो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे स्लोली इन वन डायरेक्शन। सो दिस स्लो मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। स्लो मोशन का क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलेंगे। लेकिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टिंग को, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका नोटेशन आपका आ गया क्या, वी डी। ओके, इसको याद रखो, फिर से एक बार सुनो। सो व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड स्टार्ट मूविंग स्लोली टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। बट यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मूव रैंडमली ड्यू टू थर्मल एनर्जी। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे ड्रिफ्ट स्लोली इन वन डायरेक्शन। दिस स्लो मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। The average velocity of these drifting electrons is called drift velocity and is denoted by v_d. Okay. सो नेक्स्ट देखो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻⁴। ओके, इसका ऑर्डर इसके आसपास ही होगा। ओके, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका डेरिवेशन भी आता है, वी डी का डेरिवेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, let B with the potential difference across the ends of the conductor of length L, then the magnitude of electric field क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू वी बाई एल। कैसे है कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी बाई डी होता है, एंड यहाँ पे एल भी एक टाइप आपका डिस्टेंस हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे अगर कंडक्टर का लेंथ आपका एल है एंड भी आपका अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर हुआ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ई इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कितना, वी बाई डी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने बताया कहाँ से कहाँ तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपका एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे है। सिंस द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -e, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, -e, एंड ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, वो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा वो एक्सपीरियंस करेंगे एक फोर्स। फोर्स आ जाएगा कितना, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाई चार्ज, तो फोर्स आ जाएगा Q इंटू ई। एंड यहाँ पे Q के जगह पर आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखना है, यानी कि -e इंटू ई। सो दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स विल एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका फोर्स का जो एक्सप्रेशन क्या आ गया, F इक्वल्स टू -e इंटू ई।
तो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट तरफ होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम मस्ट है आपका, किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको ये वाला डायग्राम करना पड़ेगा, राइट। जब आप हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड मूव करने लगे। तो यहाँ पर आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट के तरफ होगा। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ कितना हो जाएगा, हमारे पास फोर्स है, हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ए इक्वल्स टू फोर्स बाई ए एम। ओके, एफ इक्वल्स टू एम में वहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे, माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे एम आपका क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ पे देखो अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे एंड एक्वायर अ वेलोसिटी कंपोनेंट in a direction opposite to the direction of electric field in addition to their thermal velocity, right। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जिस तरफ होगा फोर्स उस फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाउ एवर दिस गेन इन वेलोसिटी of electron due to electric field is very small and it is lost in the collision with the ion or atom in the conductor। देखो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो उनके बीच में आपका कोलिजन होगा, यानी कि वो धक्का देंगे, कोलिजन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धक्का देने के वजह से वो क्या होगा, जो वेलोसिटी उसने गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उनके पास जो भी गेन अमाउंट का वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो वेरी स्मॉल अमाउंट का होगा, एंड इट इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन विद द आयन और एटम इन द कंडक्टर। जो भी आयंस और एटम्स कंडक्टर में प्रेजेंट होंगे उनके साथ जब कोलाइड करेंगे वो लोग, तो वो लॉस्ट हो जाएगा। So at any instant of time, the velocity acquired by an electron having thermal velocity u1 is given by, हमें पता है v is equals to u plus at, this is the equation of motion। ओके, अगर किसी टाइम में लेट सपोज एट टाइम t1 अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया कितना u1 एंड फाइनल वेलोसिटी अगर v1 हो रहा है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया देखो ये वाला एक्सप्रेशन, v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस at1। ओके, तो ये वाला हो गया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। Let's suppose that time is t1. The velocity acquired by an electron having, जिसके पास थर्मल वेलोसिटी होगा, देखो हीट के वजह से इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी होता है, उसी को ही बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, राइट। सो t1 आपका आ गया टाइम elapsed as it has suffered its last collision with ion, atom और कंडक्टर। ओके, जो कोलाइड करने के वक्त जो टाइम होता होगा, उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं v2 का वैल्यू, v3 का वैल्यू, ऐसे करके vn का वैल्यू भी आ जाएगा। vn का वैल्यू क्या आ जाएगा, un प्लस atn। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या होगा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन का v1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का v2, ऐसे करके nth इलेक्ट्रॉन का vn वेलोसिटी आ गया। इसका एवरेज मतलब हम सारे के सारे वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे Vd का एक्सप्रेशन आ गया v1 प्लस v2 से लेके vn डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे v1 का वैल्यू, v2 का वैल्यू, vn का वैल्यू डाल दो। अब हम क्या किसको सेपरेट कर देंगे, u वाले पार्ट को एंड t वाले पार्ट को सेपरेट कर देंगे। सो यहाँ इससे देखो u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाई n, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा,
क्योंकि यहाँ पे देखो, और ये वाला पार्ट आप देखो, ए T1 T2 प्लस Tn/n, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो जितना भी पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि एवरेज टाइम elapsed. ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय टाउ। इसके जगह पर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, टाउ रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला आपका हो गया 0, जो भी आपका थर्मल वेलोसिटीज था उसका एवरेज, आपको पता है थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसके जगह पर 0 आप लिख देना, a इंटू टाउ आ गया। एंड वी नो टाउ का वैल्यू, इसका ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो Vd आपका आ गया a इंटू टाउ, एंड यहाँ पे अगर आप a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो Vd का एक्सप्रेशन आ जाएगा यानी कि कैपिटल ई स्मॉल ई दोनों आएंगे, डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन आपका क्या शो करेगा कि जो Vd का डायरेक्शन होगा, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका जो डायरेक्शन होगा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका आ जाएगा क्या, Vd का डायरेक्शन। सो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो कि होता है टाउ इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मीन मतलब कि वही एवरेज। ओके, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज द होल डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, तो यहाँ तक आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस वाले लाइन को समझेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है इसका मतलब, पहले तो हम लोग देखो जानते हैं टाउ क्या होता है। टाउ हमने बताया कि जैसे ये किसका नोटेशन है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखो जब इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करेंगे, यानी कि वो जिगजैग पाथ बेसिकली फॉलो करेंगे। जिगजैग पाथ, उसका मोशन किस टाइप का होगा, जिगजैग मोशन करेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव स्ट्रेटली, दे कीप बम्पिंग इनटू एटम्स इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि वो एटम के साथ वो कोलाइड करेगा। सो द एवरेज टाइम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स before colliding into an atom is called relaxation time. ओके, उसी को ही बोलेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ आपका क्या है, मीन फ्री पाथ का जो नोटेशन होता है वो लैम्बडा होता है। तो बेसिकली मीन का मतलब था एवरेज, सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स बिटवीन टू कोलिजन, यानी कि दो धक्के के एवरेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले बार कोलिजन किया, एक बार उसने धक्का दिया, फिर दूसरे बार जब धक्का देगा, यानी कि टू कोलिजन का एवरेज आपका आ जाएगा क्या, डिस्टेंस। उसी को हम बोलेंगे आपका क्या, मीन फ्री पाथ। ओके, सो मीन फ्री पाथ का मतलब कि हाउ फार, ओके, हाउ फार। एंड रिलैक्सेशन टाइम अगर हम बोलेंगे, इसका मतलब हाउ लॉन्ग, कितने वक्त तक, ये वाला आपका आ गया कितने दूर तक, इसको याद रखना। सो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो मीन फ्री पाथ होगा, ओके, सो यहाँ पे मीन फ्री पाथ आपका क्या आ जाएगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इक्वल किसके साथ होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के साथ होगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि मीन फ्री पाथ को हम लोग इजीली एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि हाउ फार एन इलेक्ट्रॉन गोज बिफोर कोलाइडिंग, एंड रिलैक्सेशन टाइम को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कोलाइड। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखो ये वाला, यहाँ पे u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू 0, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे एवरेज, दिस इज द एवरेज थर्मल
वेलोसिटी। एंड यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 क्यों हुआ है? तो पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होगा कि बिफोर अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर ऑलरेडी मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ये हमें पता है क्योंकि थर्मल थर्मल हीट के वजह से वो रैंडमली मूव करते होंगे। सो दिस रैंडम मोशन इज ड्यू टू द हीट एनर्जी यानी कि टेम्परेचर के वजह से इनसाइड द मेटल। सो वी कॉल दिस थर्मल मोशन, इसको हम बोलेंगे। लेकिन ऐसे मान लो जैसे कि कंडक्टर में एक ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देयर आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कंडक्टर में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, कुछ लेफ्ट जाएंगे, कुछ राइट जाएंगे, कुछ अप जाएंगे, कुछ डाउन जाएंगे, यानी कि उनका जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। सो ऑन एन एवरेज हम लोग क्या बोलेंगे कि फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन गोइंग वन वे देयर इज अनदर गोइंग द ऑपोजिट वे। यानी कि अगर आप ऐसे सोचो जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा होगा तो दूसरा एक लेफ्ट में तो जा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, जब ऐसे आप सारे के सारे वेलोसिटीज को ऐड करोगे, सो व्हेन यू ऐड अप ऑल देयर वेलोसिटीज बिकॉज द डायरेक्शंस कैंसल ईच अदर, तो वो क्या हो जाएंगे, टोटल आप एवरेज जब लोगे तो वो क्या होगा, जीरो आएगा। ओके, तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम इस अगर ये वाला पार्ट आपका जीरो हुआ तो इसको ऐसे ही आप लोग क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे आप इस वाले फैक्ट टर्म को क्यों लाए हो, देखो इसका मतलब है कि दिस एक्सप्लेन्स व्हाई देयर इज नो नेट करंट इन अ कंडक्टर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे even though electrons are moving fast, there is no net flow, they are just colliding around randomly. So, only when we apply an electric field do they start drifting slightly in one direction, and that gives us drift velocity and current देगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि आप ऐसे समझोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो रैंडमली होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हीट के वजह से। ओके, so some go left, some go right, so their velocities cancel out, so the total average comes to be zero. Okay, so this is the explanation why this is zero. Next आप लोग देखो, यहाँ पे ये दो पैराग्राफ को आप देखो, ये पैराग्राफ एंड ये वाला पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड और अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपन, इट पुशेस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो पुश करता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, दे गेट अ स्मॉल एक्स्ट्रा पुश अपोजिट टू द फील्ड। एंड वो अपोजिट क्यों मूव करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड वो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी मूविंग रैंडमली, थर्मल मोशन के वजह से वो रैंडमली तो मूव करते होंगे। सो द एक्स्ट्रा वेलोसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड एड्स टू दिस रैंडम मोशन। सो बिफोर गोइंग फार ईच इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ एन एटम इन द कंडक्टर के साथ कोलाइड करेगा, धक्का देगा। So this collision resets the extra velocity gained from the electric field. So in short, in brief हम लोग क्या बोल सकते हैं कि electrons gain a tiny speed in one direction due to the electric field, but they keep colliding into atoms and losing it. So the net effect is very slow movement in one direction, that's called your drift velocity. Okay, so this is the very very important concept of this chapter. Derive the expression of drift velocity and explain drift velocity. पूरा यहाँ से आपको पूरा derive करके आना पड़ेगा up to यहाँ तक। ओके,
तो अगर हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वी डी एंड आई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम देखेंगे कंसिडर अ कंडक्टर, हमें कंसिडर करेंगे जिसका लेंथ एल एंड ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर है, उस कंडक्टर का आपका क्या हो गया, लेंथ एल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए। सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, सो इफ द कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा ना, आप लोग क्या करोगे, वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे आ गया एन ए एल। नेक्स्ट हमें पता है इफ E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देन द टोटल चार्ज ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंस्टेड ऑफ एन आप लोग क्या पुट करोगे, एन ए एल, क्योंकि इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट है कंडक्टर में। तो Q यानी कि चार्ज आपका आ गया कितना, एन ए एल इंटू ई। ओके, ये आपका हो गया चार्ज। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का लेंथ होगा, इस लेंथ को क्रॉस करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लगेगा, लेंथ बाय वेलोसिटी। एंड यहाँ पे आप किस टाइप का वेलोसिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टी आपका आ गया कितना, एल बाई वी डी। एंड हमें पता है करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू के जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन एंड टी के जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर देंगे तो हमें आई का एक्सप्रेशन मिल जाएगा कितना, एन ई ए, यहाँ पे वी डी आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी डी। यहाँ पे एन ई ए आएगा, एन that is the showing the number of free electrons, E is the electronic charge, A is the cross-sectional area of the conductor, and VD is the drift velocity of free electrons, I is the current flowing through the conductor. Okay, so यहाँ पे देखो this equation 3 gives the relationship between current flowing through the conductor and drift velocity of the electron. ओके, यहाँ पे अगर हम वीडी का एक्सप्रेशन जो अभी हमने बताया कि ई ई टाउ बाई एम, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वीडी, इसको अगर पुट करोगे तो आई का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम। ओके, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, ए का वैल्यू आपको गिवन दिया 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट 1.5 एम्पियर, करंट भी आपको गिवन है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दिस मच, आपको डेंसिटी गिवन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब एन, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम, इसका नोटेशन एन है, तो एन का वैल्यू भी आपको गिवन है कितना, 9 इंटू 10⁻28, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें क्या पूछ रहा है कि एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि वीडी को वैल्यू निकालना है, वीडी का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने बताया करंट एंड वीडी के बीच का जो रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। सो वीडी क्या आ जाएगा, 1 बाई एन ई ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एन का वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा, यहाँ पे एरिया, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, ये वाला आपका किसका वैल्यू है, आई, हाँ ये वाला आई का वैल्यू।
तो वीडी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 1.042 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट हम जो वीडी के एक्सप्रेशन से जो आई एंड वीडी का जो एक्सप्रेशन था, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन से जब हम वीडी का वैल्यू पुट कर देंगे, इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ओम्स लॉ को डिडक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, पहले तो हमें पता है आई इक्वल्स टू दिस मच एंड वीडी का वैल्यू भी हमें पता है एंड टाउ का वैल्यू क्या होगा। देखो, हमें पता है कि E इक्वल्स टू वी बाई एल। ई आपका क्या होगा, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड एल आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो E इक्वल्स टू V बाई एल। तो यहाँ पे देखो I इक्वल्स टू ANEVD, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि I इक्वल्स टू NEAVD, ये वाला एक्सप्रेशन I का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ VD हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। क्यों? देखो, VD का एक्सप्रेशन था EE बाई एम, EE टाउ बाई एम। सो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग क्या पुट कर सकते हो, अभी हमने जैसे बताया V बाई एल पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखो BD का एक्सप्रेशन आ गया ई वी टाउ बाई एम एल। सो वीडी का एक्सप्रेशन ये वाला आ गया, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो टेकिंग वी आउटसाइड, हम सिर्फ वी को आउटसाइड रखेंगे, बाकी को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, बाकी जो भी टर्म्स है। तो इस पूरे के पूरे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे आपका आ गया आई, लेट सपोज दिस इज समथिंग कांस्टेंट, दिस समथिंग कांस्टेंट इनटू वी, एंड यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि भी बाई आई अगर करेंगे तो हमें पता है इस कांस्टेंट को लेट सपोज बोल देते हैं आर। तो v इक्वल्स टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, राइट, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे जो ये वाला कांस्टेंट आपका क्या है, दिस अमाउंट ml बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज द कांस्टेंट पार्ट जिसको हम r बोल सकते हैं, r इज द कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, सो v इक्वल्स टू V बाई आई इक्वल्स टू आर और V इक्वल्स टू आई आर, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो यहाँ तक आपका हो गया क्या, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब भी डिड्यूस कर सकते हैं आई के एक्सप्रेशन से। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम आई एंड वी के बीच का जो रिलेशन लिखेंगे, फिर वी को चेंज कर देंगे क्योंकि वी में ई टाउ बाई एम होगा, एंड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या लिखना है, सिर्फ V बाई एल। तो यहाँ तक होने के बाद इस वाले V को छोड़कर बाकी सारे वाले पार्ट्स को आप ब्रैकेट में रखोगे, तो उसको आप जब इन्वर्स लोगे आपको क्या मिल जाएगा, V इक्वल्स टू B बाई आई इक्वल्स टू दैट पार्ट, एंड इसी को ही आप लोग बोल देना कांस्टेंट। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के कंसेप्ट कवर करेंगे, जो भी आगे कंसेप्ट रह रहा है हमारा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।